हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका एसटीडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है हम लोग की क्लास होने वाली है स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन की। तो स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अगर अभी तक आपने जो है उस क्लास को नहीं पढ़ा तो एक बार ज़रूर आप उस क्लास को पढ़ लीजिए। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, सर स्टेटमेंट आपका दिया गया है कि देयर हैज़ बीन लेस देन 40% वोटर टर्न आउट इन द रिसेंट असेंबली इलेक्शंस। हाल के विधानसभा चुनाव में 40% से भी कम मतदान हुआ है। तो पहला है आपका कोर्स ऑफ एक्शन कि द इलेक्शन कमीशन शुड कैंसिल द इंटायर इलेक्शन प्रोसेस हैज एज द वोट्स कास्ट आर नॉट एडवोकेट टू रिप्रेजेंट पीपल। चुनाव आयोग को पूरी चुनाव प्रक्रिया को रद्द कर देना चाहिए क्योंकि डाले गए वोट लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरा है कि द इलेक्शन कमीशन शुड टेक अवे द वोटिंग राइट्स ऑफ दोज हु डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट्स। चुनाव आयोग को उन लोगों के मतदान के अधिकार को छीन लेना चाहिए जिन्होंने अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, अब आपको बताना है कि ए बी सी डी ई में कौन सा सही आंसर होगा। ए कब देना है कि इफ ओनली फर्स्ट फॉलोज, यदि केवल पहला अनुसरण करता है। बी देना है आपको कि इफ ओनली सेकंड फॉलोज, यदि केवल दूसरा अनुसरण करता है। सी आपको देना है इफ आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, यदि या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है। और डी देना है इफ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, यदि ना तो पहला और ना ही दूसरा अनुसरण करता है। और ई देना है आपको कि इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, यदि पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते तो आप आंसर ई दीजिए। तो अब आपको बताना है कि ए बी सी डी ई में कौन सा सही आंसर होगा। तो सबसे पहले जो लोग पहली क्लास पढ़ चुके हैं उनको पता है कि हमें इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है, लेकिन जो लोग पहली बार इसको पढ़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि स्टेटमेंट में आपको एक प्रॉब्लम दी गई है, आपको उस प्रॉब्लम का सलूशन बताना है। ठीक है ना, और ऐसा सलूशन जिसमें कुछ पॉइंट्स को आपको रिमेंबर रखना, कुछ पॉइंट को आपको याद रखना है कि आपका जो सलूशन हो वो निगेटिव ना हो और सलूशन जो है वो आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है ना, और ऐसा सलूशन जो उसको तुरंत उसका रिजल्ट दे, तुरंत उसको लाभ दे। ठीक है ना, ऐसे कुछ आपके पॉइंट हैं जिनको आपको याद में रख करके जो है यहाँ पर सलूशन को देना है। ऐसा सलूशन भी नहीं देना जो दूसरी प्रॉब्लम को क्रिएट कर दे कि हाँ ये तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई लेकिन दूसरी प्रॉब्लम और क्रिएट हो गई। ऐसे सलूशन से भी आपको बचना है। ऐसा सलूशन भी नहीं देना जो व्यवहारिक ना हो। सलूशन तो है लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता, उसके लिए बहुत ये जो है बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। ऐसे सलूशन से भी आपको बचना है। ठीक है ना, और जब भी आप सलूशन दें अपने आप को अथॉरिटी मान के दें कि हाँ आपके पास वो पावर है इसका समाधान देने के लिए। आप अपने आप को स्टूडेंट ना माने, भाई आप तो स्टूडेंट हैं, आप उसको सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जब आप सलूशन दे तो आप अपने आप को वो अथॉरिटी मान के माने कि हाँ मेरे पास पावर है और मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। तो अब बताइए इसका क्या सलूशन होगा कि द इलेक्शन कमीशन शुड कैंसिल द एंटायर इलेक्शन प्रोसेस एज द वोट्स कास्ट आर नॉट एडवोकेट टू रिप्रेजेंट पीपल। तो अब देखिए जैसे चुनाव आयोग अगर चुनाव प्रक्रिया को रद्द कर देता है तो चुनाव प्रक्रिया में बहुत सारा भाई पैसा खर्च होता है, बहुत सारे संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। ये कोई छोटी सी प्रक्रिया नहीं है कि हाँ चलो भाई छोटे से उसमें काम हो जाएगा। तो इसमें फिर से वही सारी चीजें करने के लिए फिर से जो है बहुत सारा पैसा, बहुत सारे सोर्सेस हमको फिर से खर्च करने पड़ेंगे। इसलिए ये सलूशन सही नहीं है, ये निगेटिव सलूशन हो गया कि अगर ऐसा करते हैं तो फिर एक समस्या और, भाई फिर से उतना पैसा लाओ, फिर से उतने सोर्सेस लेके आओ, तब फिर से चुनाव कराइए, तो ये तो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इसलिए पहला आपका सलूशन सही नहीं है। ठीक है ना, कि चुनाव आयोग को पूरी चुनाव प्रक्रिया को रद्द कर देना चाहिए, सही नहीं है। दूसरा जरा करते हैं कि द इलेक्शन कमीशन शुड टेक अवे द वोटिंग राइट्स ऑफ दोज हु डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट्स।
चुनाव आयोग को उन लोगों के मतदान के अधिकार को छीन लेना चाहिए जिन्होंने अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। अगर वोटिंग राइट्स छीन लिए जाएंगे तो फिर वोटर्स और कम हो जाएंगे, ठीक है ना भाई। वैसे ही 40% मतदान हुआ और आपने जिन लोगों ने अपने राइट्स का प्रयोग नहीं किया उनके राइट्स को आपने छीन लिया तो वोटर्स तो फिर और कम हो गए। तो फिर ये भी सलूशन सही नहीं है भाई। सलूशन तो ये है कि आप उनको जागरूक कीजिए कि वोट देने से भाई ये चीज आपका ये अधिकार है, आपका ये राइट है, ठीक है। किसी को चुनने के लिए आप अपने प्रतिनिधि को चुन रहे हैं तो इसके लिए सरकार को उनके बीच अवेयरनेस लानी चाहिए, उनके बीच जागरूकता फैलानी चाहिए कि आप अपने वोट का अधिकार करें, अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करें। तो ये दोनों के दोनों सलूशन सही नहीं, पहला ना दूसरा, दोनों आपके जो है सही सलूशन नहीं है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर डी आपका सही आंसर होगा। इफ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो, यदि ना तो पहला और ना दूसरा अनुसरण करता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दें क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिसीव्स द कंप्लेंट ऑफ एन ऑफिसर टेकिंग ब्राइब टू डू द ड्यूटी ही इज सपोज्ड टू। केंद्रीय जांच ब्यूरो को एक अधिकारी द्वारा अपनी ड्यूटी निभाने के लिए रिश्वत लेने की शिकायत प्राप्त होती है, ठीक है। तो पहला है कि सीबीआई शुड ट्राई टू कैच द ऑफिसर रेड हैंडेड एंड देन टेक ए स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट हिम। सीबीआई को अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए और फिर उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। दूसरा कि सीबीआई शुड वेट फॉर सम मोर कंप्लेंट्स अबाउट द ऑफिसर टू बी सेवर अबाउट द मैटर। सीबीआई को इस मामले में सुनिश्चित होने के लिए अधिकारी के बारे में कुछ और शिकायतों का इंतजार करना चाहिए। अब आपको बताना है कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो अब देखिए भाई, किसी भी अधिकारी के खिलाफ जो है एक ही शिकायत बहुत है, क्योंकि वो उसको ड्यूटी भाई अपनी ईमानदारी से करनी चाहिए ना। वो तो वहां पर जो है रिश्वत लेते पकड़ा गया, ये शिकायत हुई है उसकी, ये शिकायत एक प्राप्त होती है कि एक अधिकारी है जो अपनी ड्यूटी के दौरान रिश्वत लेता है, तो एक ही शिकायत बहुत है उसके लिए, ठीक है ना। अगर और शिकायतों का इंतजार किया जाए कि नहीं चलो ठीक है भाई ये आदमी हो सकता है झूठ बोल रहा हो और वेट कर लेते हैं, ठीक है ना, और शिकायतें आ जाएं, जब 10-15 शिकायतें आएंगी तब जाके हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, तब तक तो पता नहीं कितने ज्यादा सारे लोगों से वो रिश्वत ले चुका होगा। इसलिए दूसरा एक्शन तो बिल्कुल सही नहीं है, दूसरा एक्शन सही नहीं, हम वेट नहीं कर सकते, क्योंकि भाई अधिकारी है उसको अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करनी चाहिए, और वो जब रिश्वत ले रहा है तो एक ही शिकायत उसके लिए बहुत है। तो पहला कह रहा है कि सीबीआई शुड ट्राई टू कैच द ऑफिसर रेड हैंडेड एंड देन टेक ए स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट हिम। ये बिल्कुल सही बात है कि सीबीआई को उसको रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए और तुरंत जो है उसके खिलाफ जो है कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। पहला आपका बिल्कुल सही है, पहला सही है, दूसरा गलत है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। इफ ओनली फर्स्ट फॉलोज, यदि केवल पहला अनुसरण करता है। तो समझ में आ रहा है किस प्रकार से जो है इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान है, बस आपको जो भी कोर्स ऑफ एक्शन करना है अपने आप को अथॉरिटी मान के और अपनी रियल लाइफ को वहां पर रख करके वहां पर आपको जो है कोर्स ऑफ एक्शन का चुनाव करना है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो है ए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या आएगा। मैनी मेडिकल एंड इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आर टेकिंग अप जॉब्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड इन बैंक्स। कई मेडिकल और इंजीनियरिंग स्नातक प्रशासनिक सेवाओं और बैंकों में नौकरी कर रहे हैं। तो पहला है कि ऑल द प्रोफेशनल्स शुड बी एडवाइज्ड टू रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग अप सच जॉब्स। सभी पेशेवरों को सलाह दी जानी चाहिए कि वे ऐसी नौकरियों को लेने से बचें। दूसरा है आपका कि द गवर्नमेंट शुड अपॉइंट ए कमेटी टू फाइंड आउट द रीजंस फॉर दीज प्रोफेशनल्स टेकिंग अप सच जॉब्स एंड टू सजेस्ट रिमेडियल मेजर्स।
सरकार को इन पेशेवरों द्वारा ऐसी नौकरियां लेने के कारणों का पता लगाने और उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए एक समिति नियुक्त करनी चाहिए। अब आप मुझे बताएं कि ए बी सी डी में कौन सा सही होगा। ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली सेकेंड फॉलोज, या जो है आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोज, या नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज, कि बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज। कौन सा आपका सही हो जाएगा ए बी सी डी ई में? कौन सा आंसर सही होगा? जल्दी से मुझे बताएं भाई, सोचिए क्या हो सकता है इसका सॉल्यूशन। एक प्रॉब्लम दी गई आपके सामने कि जो है कई मेडिकल और इंजीनियरिंग स्नातक जो है प्रशासनिक सेवाओं और बैंकों में नौकरी कर रहे हैं। तो भाई देखो, अगर उनको ये कहा जाता है कि नहीं तुम नौकरी, ऐसी नौकरी मत लो, ये नौकरी तुम मत करो, तो ये तो फिर उनको एक राइट प्राप्त है ना फ्रीडम का, ठीक है ना, उसके खिलाफ बात हो जाएगी। भाई आप एक ऐसे लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहां पे आपको बोलने का और आपको कुछ भी पहनने का, आपको कुछ भी खाने का और आपको कोई भी चीज अपने हिसाब से चूज करने का फ्रीडम प्राप्त है। तो फिर तो अगर हम कह रहे हैं कि नहीं भाई ये नौकरी तुम मत करो, ये तो नौकरी तुम्हारे लिए नहीं है, तो ये जो राइट टू फ्रीडम उसको प्राप्त है उसके खिलाफ बात हो जाएगी। और कोई भी सलूशन ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमारे राइट्स के खिलाफ हो, या जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ हो, या वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो। ऐसा कोई भी सलूशन हमें नहीं लेना है। तो पहला सलूशन तो भाई गलत है, क्योंकि ये राइट टू फ्रीडम जो उसको जो है स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, उसके खिलाफ बात ये हो जाएगी कि नहीं भाई ये नौकरी तो हमारे लिए बनी ही नहीं, ठीक है। तो फिर हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार हमें प्राप्त है, तो फिर ये तो स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ हो गया। तो पहला आपका गलत है। दूसरा क्या कह रहा है कि द गवर्नमेंट शुड अपॉइंट ए कमेटी टू फाइंड आउट द रीजंस फॉर दीज प्रोफेशनल्स टेकिंग अप सच जॉब्स एंड टू सजेस्ट रिमेडियल मेजर्स। सही बात है, सरकार को इन पेशेवरों द्वारा ऐसी नौकरियां लेने के कारणों का पता लगाने और उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए एक समिति नियुक्त करनी चाहिए। सरकार ऐसी कमेटी गठित करे कि उनसे पता लगाए, उनसे पूछे कि भाई ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है, आप मेडिकल और इंजीनियर के छात्र होकर के जो है इन नौकरियों को क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है, क्या कमी है वहां पर। उनसे जो है पूछे कि भाई क्या कमी है, इसको कैसे हम सुधार सकते हैं, आप इसके लिए मुझे उपाय बताएं। तो बिल्कुल दूसरा आपका बिल्कुल सही है। दूसरा जो है दूसरी सकारात्मक पॉजिटिव आपका जो है सॉल्यूशन है, सकारात्मक कार्यवाही है कि भाई एक कमेटी गठित कर दी। कमेटी का काम क्या है कि उनके पास जाएंगे, उनसे पूछे भाई क्या कमी है, आखिर आप जो है इस फील्ड को छोड़ के इस फील्ड में क्यों गए, उस फील्ड में क्या कमी थी, उस कमी को बताइए, उपाय बताइए कि उसको सही किया जा सके। तो बिल्कुल सही है, दूसरा आपका बिल्कुल सही आपका जो है सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। इफ ओनली सेकेंड फॉलोज, यदि केवल दूसरा अनुसरण करता है, ठीक है, तो आंसर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं क्या आएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक प्रॉब्लम आपको दी गई कि द सिनेमा हॉल्स आर इनकरिंग हैवी लॉसेस these days as people prefer to watch movies in home on TV than to visit cinema halls। सिनेमा हॉल इन दिनों भारी नुकसान उठा रहे हैं क्योंकि लोग सिनेमा हॉल जाने के बजाय टीवी पर घर में फिल्में देखना पसंद करते हैं। तो पहला सलूशन बताया गया आपको कि द सिनेमा हॉल्स should be demolished and residential multi-story buildings should be constructed there। सिनेमा हॉल को तोड़कर वहां रिहायशी बहुमंजिले बिल्डिंग बनानी चाहिए। दूसरा कह रहा है कि द सिनेमा हॉल शुड बी कन्वर्टेड इनटू शॉपिंग मॉल्स। सिनेमा हॉल को शॉपिंग मॉल में बदला जाना चाहिए। अब आप मुझे बताओ कि ए बी सी डी ई में कौन सा सही है। ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओनली सेकेंड फॉलोज, आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोज, और नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज की बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज। कौन सा सही आंसर होगा। तो यहां पर देखिए, हमने बनवाई एक शॉपिंग मॉल, हमने बनवाई एक सिनेमा हॉल। अब बिल्डिंग हमारी सिनेमा हॉल के लिए हमने बनवाई, हमने अच्छा खासा पैसा खर्च कर दिया। अब आप कह रहे हो कि उसको तोड़ करके एक रिहायशी बिल्डिंग वहां पर बना दो, या उसको जो है आप शॉपिंग मॉल में कन्वर्ट कर दो। तो ये सलूशन सही नहीं है।
भाई सिनेमा हॉल बनवाने में मेरा बहुत पैसा खर्च हो गया और लोग जो है सिनेमा हॉल नहीं आ रहे, तो इसके लिए मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं, कुछ ऐसी स्कीम लॉन्च कर सकता हूं जिससे लोग उस स्कीम को द्वारा अट्रैक्ट होकर उस सिनेमा हॉल में पहुंचे। भाई मेरा खुद का सिनेमा हॉल है, मैंने बनवाया है। अब आप कह रहे हो कि नहीं इसको तोड़ करके जो है यहाँ पे रेसिडेंशियल बिल्डिंग बना दो, तो जो मैंने वहां पे पैसा खर्चा किया वो तो मेरा जो है वेस्ट चला जाएगा। तो ये पहला सलूशन बिल्कुल सही नहीं है, दूसरा भी सही नहीं है। हाँ, सलूशन ये हो सकता है कि मैं कुछ ऐसी स्कीम लॉन्च करूं, आप मुझे ऐसी कुछ स्कीम लॉन्च करने के लिए कहें जिससे जो कस्टमर्स हैं वो अट्रैक्ट हो, जो ग्राहक हैं वो अट्रैक्ट हो उन स्कीमों को देख के कि हाँ भाई वहां तो चलो एक साथ एक फ्री चल रहा है, वहां तो उसने टिकट बहुत कम कर दी है, HD क्वालिटी में वहां पिक्चर देखने को मिलेगी। तो कुछ ऐसी स्कीम मैं लॉन्च करूं जिससे लोग जो है जो कस्टमर है वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो और मेरे सिनेमा हॉल में आए। तो दोनों के दोनों आपके सही सलूशन नहीं है, दोनों के दोनों सही सलूशन नहीं है, क्योंकि इससे जो है जिसका सिनेमा हॉल है, जैसे सपोज करो मेरा है तो मुझे कुछ लाभ नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। जो मैंने सिनेमा हॉल में पैसा बर्बाद किया वो भी मेरा और बर्बाद हो जाएगा, मुझसे और लॉस हो जाएगा वहां पर, ठीक है। तो ऐसे सलूशन से आपको बचना है जो किसी को जो है फायदा ना पहुंचाए, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि दोनों के दोनों आपके सलूशन सही नहीं हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा आंसर डी, इफ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज, यदि ना तो पहला और ना ही दूसरा अनुसरण करता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं क्या होगा। क्वेश्चन है आपसे, समस्या है एक आपके सामने कि ड्यू टू सब्सटेंशियल रिडक्शन इन फेयर्स बाय डिफरेंट एयरलाइन सर्विसेज, लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर्स सो फार ट्रेवलिंग बाय अपर क्लासेस इन ट्रेन्स हैव स्विच्ड ओवर टू एयरलाइन सर्विसेज। विभिन्न एयरलाइन सेवाओं द्वारा किराए में पर्याप्त कमी के कारण अब तक ट्रेनों में उच्च श्रेणी के यात्रियों की बड़ी संख्या ने एयरलाइन सेवाओं की ओर रुख किया है। तो भाई एयरलाइन सेवाओं ने अपने फेयर्स में बहुत बड़ी कमी कर दी, तो अब कस्टमर ने सोचा कि यार ट्रेन के जो है अपर क्लास में जो है सफर करने से अच्छा है मैं एयरलाइन में सफर कर लूं। जब भाई उतना ही फेयर है, ठीक है ना, उन्होंने भी अपने इसमें कम कर दिया, फेयर तो उसके बराबर हो गया, उससे कम हो गया, तो मैं वहां पर सफर कर लूं। मैं अपर क्लास में क्यों सफर करूं, क्योंकि वहां भी तो ये सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन वहां तो एयरलाइंस की बात आ जाएगी। तो यहां पर देखो पहला क्या कह रहा है कि द रेलवे शुड इमीडिएटली रिड्यूस द फेयर स्ट्रक्चर ऑफ द अपर क्लासेस सब्सटेंटली टू रिटेन द पैसेंजर्स। रेलवे को अपने यात्रियों को बनाए रखने के लिए उच्च वर्गों के किराए के ढांचे को तुरंत कम करना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि द रेलवे शुड रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ अपर क्लासेस इन ऑल द ट्रेन्स टू अवॉइड लॉस। रेलवे को नुकसान से बचने के लिए सभी ट्रेनों में अपर क्लास की क्षमता कम करनी चाहिए। अच्छा, अपर क्लास की क्षमता कम करने से क्या सलूशन मिल जाएगा? भाई हो सकता है कि वहां बिल्कुल भी लोग ना आए, सभी लोग एयरलाइंस में चले गए, क्योंकि वहां किराया भाई उससे भी कम था, उन्होंने फेयर बहुत कम कर दिया था। तो दूसरा तो सलूशन सही नहीं है, दूसरा सलूशन आपका सही नहीं है, ठीक है ना। दूसरा सलूशन तो सही नहीं है भाई, अपर क्लास को कम करने से बात नहीं बनेगी, ठीक है ना। अब आप बताओ कि अब जो ABCDE में कौन सा सही होगा? अगर मैं पहले की बात करूं तो आपने कहा बिल्कुल, अगर भाई एयरलाइंस ने कम किया तो आप भी कम कर दो ना, आप भी अपने फेयर के स्ट्रक्चर में कमी कर दीजिए तुरंत, इमीडिएटली। देखो लिखा है इमीडिएटली रिड्यूस द फेयर स्ट्रक्चर, उधर उसने कम किया एयरलाइन, इधर आप कम कर दीजिए, तो आपके कस्टमर बने के बने रहेंगे कि हाँ भाई चलो ठीक है, उसी जो है फेयर में हमको जब यहां पर भी आराम से चीजें मिल रही तो हम वहां पे क्यों जाएंगे। तो जो है पहला आपका जो है बिल्कुल सही होगा, पहला आपका बिल्कुल सही है कि यात्रियों को, रेलवे को अपने यात्रियों को बनाए रखने के लिए उच्च वर्गों के किराए के ढांचे को तुरंत कम करना चाहिए ताकि जो उसके कस्टमर है वो बने रहे। तो पहला आपका जो है पहला सलूशन बिल्कुल सही है, दूसरा सही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा आपका ए कि इफ ओनली फर्स्ट फॉलोज, यदि केवल पहला अनुसरण करता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। अब यहां पे स्टेटमेंट है, एक आपकी समस्या है। यहां पर देखो क्या है समस्या भाई कि इंस्पाइट ऑफ द प्रिंसिपल्स रिपीटेड वार्निंग्स
a child was caught exploiting crackers secretly in the school. प्रधानाध्यापक के बार बार चिताने के बावजूद एक बच्चा स्कूल में चोरी छिपे पटाखे फोड़ते पकड़ा गया। मतलब बार बार वो कह रहे कि भाई तुम मान जाओ, तो बार बार चिताने के बावजूद फिर भी वो ऐसा काम कर रहा है। तो पहला है कि ऑल द क्रैकर्स शुड बी टेकन अवे फ्रॉम द चाइल्ड एंड ही शुड बी थ्रेटेंड नॉट टू डू इट अगेन। बच्चे से सारे पटाखे हटा लेने चाहिए और उसे दोबारा ऐसा न करने की धमकी देनी चाहिए। दूसरा है कि द चाइल्ड शुड बी सेवरली पनिश्ड फॉर हिज रॉन्ग एक्ट। बच्चे को उसके गलत काम के लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब आप मुझे बताएं कि ए बी सी डी ई में कौन सा सही होगा। ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओनली सेकेंड फॉलोज, कि आइदर फर्स्ट आर सेकेंड फॉलोज, कि नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज, कि बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो। तो अगर आप यहां पे देखें तो यहां पे एक बात हो रही है कि प्रधानाध्यापक के बार बार चिताने के बावजूद, चिताना मतलब कि चेतावनी देना, मतलब क्या हो गया यहां पे जो है उसको धमकी देना ही तो हो गया। चेतावनी दी गई उसको, रिपीटेड वार्निंग्स, बार बार उसको वार्निंग दी तुम ऐसा मत करो, तो उसको कहीं ना कहीं पहले भी पकड़ा जा चुका है इस काम के लिए, तभी उसको बार बार कहा गया। बार बार जो वर्ड आया इससे ये पता चलता है कि हाँ उसको पहले भी कहा गया कि भाई ऐसा मत करो, फिर उसके बाद फिर कहा गया कि ऐसा मत करो। तो धमकी तो उसको दे दी गई, धमकी से वो नहीं माना, भाई वार्निंग से वो नहीं माना। तो पहला तो आपका सही नहीं, अगर वार्निंग से उसको मानना होता तो पहले ही वार्निंग उसको दी जा चुकी है, पहले ही शुरुआत में उसको वार्निंग, प्रधानमंत्री बार बार चेताने के बावजूद, चेतावनी के बावजूद वह ऐसा काम कर रहा है, तो चेतावनी देने से अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर से चेतावनी उसको दी जाएगी तो जो है फिर से नहीं मानेगा, फिर से वो ऐसा काम करेगा। तो पहला सॉल्यूशन तो सही नहीं है। दूसरा कह रहा है कि द चाइल्ड शुड बी सेवरली पनिश्ड फॉर हिज रॉन्ग एक्ट। बच्चे को उसके गलत काम के लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। उसने भाई जो गलत काम किया है उसके लिए उसको कड़ी सजा दीजिए। अब क्योंकि आपने बार बार उसको मना कर रखा, पहले बार बार वार्निंग दे रखा है कि भाई तुम मान जाओ, बच्चे हो अभी मान जाओ, ऐसा बच्चा मत करो। लेकिन फिर भी जब बच्चा नहीं मान रहा तो फिर आप उसको जो है सजा दीजिए कि जब तुम बार बार मना करने के बावजूद नहीं मान रहे हो तो अब तुमको उसकी सजा मिलेगी। ठीक है, तो बिल्कुल दूसरा आपका जो सोल्यूशन है बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि बार बार आप पहले उसको चेता चुके हैं, बार बार उसको चेतावनी पहले दी जा चुकी है और ना मानने का वजह अब एक ही है कि उसको कुछ सजा दी जाए। तो दूसरा जो सोल्यूशन है बिल्कुल सही होगा। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका सही होगा। बी, इफ ओनली सेकेंड फॉलो, यदि केवल दूसरा अनुसरण करता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप दें क्या होगा। आपके पास एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कह रही है कि द अवेलेबिलिटी ऑफ इंपोर्टेड फ्रूट्स हैज increased in the indigenous market and so the demand for indigenous fruits has been decreased। देसी बाजार में आयातित फलों की उपलब्धता बढ़ी है और इसलिए देसी फलों की मांग घटी है। तो पहला सॉल्यूशन है कि टू हेल्प द इंडिजीनियस प्रोड्यूसर्स ऑफ फ्रूट्स द गवर्नमेंट शुड इम्पोज हाई इंपोर्ट ड्यूटी ऑन दीज फ्रूट्स इवन इफ दीज आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी। फलों के स्वदेशी उत्पादकों की मदद के लिए सरकार को इन फलों पर उच्च आयात शुल्क लगाना चाहिए, भले ही ये अच्छी गुणवत्ता वाले ना हो। दूसरा कह रहा है कि द फ्रूट वेंडर्स शुड स्टॉप सेलिंग इंपोर्टेड फ्रूट्स सो दैट द डिमांड फॉर इंडिजीनियस फ्रूट्स वुड बी इंक्रीज्ड। फल विक्रेता आयातित फलों की बिक्री बंद करें ताकि देसी फलों की मांग बढ़े। अब बताइए ए बी सी डी ई में कौन सा सही आंसर होगा। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा कि डी की ई। तो यहां पर देखिए बात यह है कि प्रॉब्लम इस बात की कि देसी बाजार में आयातित फलों की उपलब्धता बढ़ी है और इसलिए देसी फलों की मांग घटी है। तो पहला सॉल्यूशन आपसे कहा गया कि फलों के स्वदेशी उत्पादकों की मदद के लिए सरकार को इन फलों पर उच्च आयात शुल्क लगाना चाहिए। ये तो ठीक है, भले ही ये अच्छी गुणवत्ता वाले ना हो। तो अब देखो अच्छी गुणवत्ता वाले अगर नहीं हैं, ठीक है ना, अब आपने उनपे जो है यहां पे जो उनकी इंपोर्ट ड्यूटी है, ठीक है ना, जो इंपोर्ट ड्यूटी हो तो आपने बढ़ा दी, लेकिन अब जो है वो अच्छी गुणवत्ता वाले नहीं है जो आपके स्वदेशी मार्केट के फल हैं, तो फिर वो क्या फायदा।
वो तो फिर आपके जो है अब वहां पे उनको खरीदने लोगों ने बंद कर दिया, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा आपने बढ़ा दी, तो फिर तो आपको मजबूरी में वही फल खरीदने पड़ेंगे, उनकी गुणवत्ता तो बहुत ही खराब है, अच्छी गुणवत्ता वाले नहीं है वो। तो इसलिए जो है एक कंपटीशन जो मार्केट के अंदर है वो तो खत्म हो जाएगा ना भाई। अब जो वहां पर आपके स्वदेशी फल आएंगे, चाहे वो अच्छी गुणवत्ता के हों चाहे ना हो, आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि आपने उनमें इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। और दूसरा कह रहा है कि जो फल विक्रेता है उन्होंने आयातित फलों की बिक्री को लेने को मना कर दिया कि नहीं भाई हम इन फलों को नहीं लेंगे, तो कंपटीशन मार्केट में खत्म हो गया। अब जैसा आपका स्वदेशी फल आएगा वो आपको लेना पड़ेगा, चाहे वो अच्छी गुणवत्ता का हो और चाहे अच्छी गुणवत्ता का ना हो। तो फिर ये दोनों के दोनों सलूशन सही नहीं है, ना पहला सही है ना आपका दूसरा सही है, ना पहला सही है ना दूसरा सही है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर मार्केट में कंपटीशन खत्म हो जाएगा, और कंपटीशन जिसके आधार पे बहुत ही और बेहतर क्वालिटी, भाई आप क्वालिटी को बढ़ाओ ना। आप ये सोचो कि अगर भाई जो आयातित फल आते हैं उनकी क्वालिटी अगर 20 है तो हम अपनी क्वालिटी को 24 करते हैं, हमारे फलों की क्वालिटी 24 है, आप मेरे फल को लीजिए, अपने आप आपके फल की बिक्री बढ़ेगी। तो क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। लेकिन अगर आयातित फलों की बिक्री को हम बंद कर देते हैं या लेने से विक्रेता उसको लेने से मना कर देते हैं तो फिर कंपटीशन खत्म हो जाएगा, और कंपटीशन से फिर आपको जो फल वहां पर मिलेगा उसको आपको लेना पड़ेगा। इसलिए दोनों के दोनों सोल्यूशन सही नहीं, ना पहला ना दूसरा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इफ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज, यदि ना तो पहला और ना ही दूसरा अनुसरण करता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं क्या होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, अगली प्रॉब्लम है आपकी कि ए लार्ज नंबर ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स in the country are not in a position to have gainful employment at present, and the number of such engineers is likely to grow in the future। देश में बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग स्नातक वर्तमान में लाभकारी रोजगार पाने की स्थिति में नहीं है, और भविष्य में ऐसे इंजीनियरों की संख्या बढ़ने की संभावना है। तो पहला सलूशन क्या है? देखो कि द गवर्नमेंट शुड लॉन्च अट्रैक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स एंड एनकरेज दीज ग्रेजुएट्स टू अपोज फॉर सच स्कीम टू यूज देयर एक्सपर्टीज एंड नॉलेज इफेक्टिवली। सरकार को आकर्षक रोजगार सृजन योजनाएं शुरू करनी चाहिए और इन स्नातकों को अपनी विशेषज्ञता और ज्ञान का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए ऐसी योजनाओं का चयन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरा है कि दिस हैपेंड ड्यू टू proliferation ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज इन द कंट्री एंड देयर बाई lowered द क्वालिटी ऑफ द इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। दोज कॉलेज विच आर नॉट equipped टू impart क्वालिटी एजुकेशन शुड बी क्लोज डाउन। यह देश में इंजीनियरिंग कॉलेजों के प्रसार के कारण इंजीनियरिंग कॉलेजों के प्रसार के कारण हुआ, और इससे इंजीनियरिंग स्नातकों की गुणवत्ता में गिरावट आई। जो कॉलेज गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं है उन्हें बंद कर देना चाहिए। अब आप मुझे बताएं कि ए बी सी डी ई में कौन सा सही होगा? ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा कि डी सही होगा कि आपका ई सही होगा? कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो यहां पर देखिए, अब देखिए जैसे आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, तो इंजीनियरिंग की जब आप पढ़ाई करते हैं तो वहां पहले से आप प्रोफेशनल हैं, वहां पे आपको किसी और कोई कोर्स करने की जरूरत ही नहीं है, और कोई वहां पर आपको जो है स्कीम की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप पहले से प्रोफेशनल हैं। पहले से ये मान के चला था कि भाई आप बहुत जो है आपका जो माइंड है वो बहुत अच्छे आपका जो है अच्छा हो गया, आप हर चीज को जो है साफ तरीके से कर सकते हैं। तो फिर जो है कि सरकार को आकर्षक रोजगार सृजन योजनाएं शुरू करनी चाहिए और इन स्नातकों को अपनी विशेषज्ञता और ज्ञान का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए ऐसी योजनाओं का चयन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये तो गलत है भाई, इसलिए क्योंकि ये सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि पहले से वो इतने एजुकेटेड हैं, उनका माइंड इतना शार्प है कि उनको किसी स्कीम की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना? तो आपका जो पहला है वो तो आपका गलत है। पहला जो सोल्यूशन है वो आपका क्या है? गलत सोल्यूशन है। ठीक है ना? पहला जो है गलत है।
ठीक है, कि भाई देखो देश में बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग स्नातक वर्तमान में लाभकारी रोजगार पाने की स्थिति में नहीं है और भविष्य में ऐसी इंजीनियरों की संख्या बढ़ने की संभावना है। पहले से वो इंजीनियर की पढ़ाई कर चुका, पहले से उसके दिमाग को शार्प कर दिया गया है, क्योंकि ये केवल एक पढ़ाई नहीं है, यहाँ पे आपको आपके दिमाग को जो है बहुत अच्छे शार्प बनाया गया कि हाँ भाई कैसे आप किसी काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसलिए पहला सॉल्यूशन तो गलत है। दूसरा क्या कह रहा है कि दिस हैपेंड, यह देश में इंजीनियरिंग कॉलेजों के प्रसार के कारण हुआ है और इससे इंजीनियरिंग स्नातकों की गुणवत्ता में गिरावट आई। जो कॉलेज गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं है उन्हें बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि भाई जब गुणवत्ता, जब क्वालिटी, आप क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे तो फिर आप उस इंजीनियरिंग कॉलेज को बंद कर दें। ठीक है, तो दूसरा सलूशन बिल्कुल सही है। दूसरा सलूशन आपका बिल्कुल सही है कि आपने इंजीनियरिंग कॉलेज तो बहुत ज्यादा खोल दिए, लेकिन जो इंजीनियरिंग कॉलेज आपने खोले वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे, ऐसे इंजीनियर नहीं बना पा रहे जो डायरेक्ट जो है अपने रोजगार को ले सके। तो फिर ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज से क्या काम? तो फिर जो है आप उस इंजीनियरिंग कॉलेज को बंद कर दीजिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आपका दूसरा बिल्कुल सही सॉल्यूशन होगा। तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा। आंसर बी सही हो जाएगा, इफ ओनली सेकंड फॉलोज, यदि केवल दूसरा अनुसरण करता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं क्या होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगली प्रॉब्लम है आपके सामने कि अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन वार्ड एक्स ऑफ द सिटी आर डायग्नोस्ड टू बी सफरिंग फ्रॉम ए फैटल मलेरिया टाइप। शहर के वार्ड एक्स में बड़ी संख्या में लोगों को घातक मलेरिया प्रकार से पीड़ित होने का पता चला है। ठीक है ना, लोग घातक मलेरिया से पीड़ित हो रहे हैं, ऐसा पता चला है। किस वार्ड में? वार्ड एक्स में। तो पहला सॉल्यूशन है आपका कि द सिटी म्युनिसिपल अथॉरिटी शुड टेक इमीडिएटली स्टेप टू कैरी आउट एक्सटेंसिव फ्यूमिगेशन इन वार्ड एक्स। शहर के नगर पालिका प्राधिकरणों को वार्ड एक्स में व्यापक धूमन करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। दूसरा है कि द पीपल इन द एरिया शुड बी एडवाइज टू टेक स्टेप टू अवॉइड मॉस्किटो बाइट्स। क्षेत्र के लोगों को मच्छरों के काटने से बचने के लिए कदम उठाने की सलाह दी जानी चाहिए। अब आप मुझे बताएं कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा कि ई होगा? ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओनली सेकेंड फॉलोज, कि आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोज, कि इफ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज, कि बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, कौन सा सही आंसर होगा? तो अगर आप यहां पे देखें तो क्या है, देखो कि अब वहां पर एक शहर के वार्ड एक्स में बड़ी संख्या में लोगों को घातक मलेरिया प्रकार से पीड़ित होने का पता चला है। तो पहला सलूशन बिल्कुल सही कि शहर के नगर पालिका प्राधिकरणों को वार्ड एक्स में व्यापक धूमन कराने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए, ताकि वहां जो मलेरिया के मच्छर हैं, ठीक है ना, वो मर जाएं और मलेरिया की बीमारी वहां पर कम हो जाए। तो बिल्कुल सही बात है, पहला स्टेप आपका बिल्कुल सही है कि तुरंत स्टेप उठाना चाहिए नगर पालिका को। दूसरा क्या है कि द पीपल इन द एरिया शुड बी एडवाइज टू टेक स्टेप टू अवॉइड मॉस्किटो बाइट्स। बिल्कुल सही बात है, लोगों को जागरूक करना चाहिए कि आप मच्छर के काटने से बचें। नहीं, मच्छर अगर आपको काटेगा तो आपको मलेरिया हो जाएगा, जो बहुत ही घातक होता है। इसलिए लोगों को इसके लिए जागरूक करना चाहिए, जागरूकता के अभियान चलाने चाहिए। तो बिल्कुल सही है, दूसरा भी आपका सही है कि जो है कदम उठाने की सलाह दी जानी चाहिए कि भाई आप अपने आसपास जो है साफ सफाई रखिए ताकि वहां मच्छर ना हो और आपको ना काटे। तो दोनों के दोनों सॉल्यूशन आपके सही हैं, पहला भी और दूसरा भी। तो आंसर ई आपका सही होगा, इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, यदि पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। देखिए प्रॉब्लम है आपके सामने, प्रॉब्लम है कि सर्टेन माइनिंग इंडस्ट्रीज इन गुजरात में come to a stand still because of the notification issued by the Department of Environment and Forest banning mining operations and industries alike with 25 kilometers of national park, the game sanctuaries and reserve forest areas। पर्यावरण और वन विभाग द्वारा राष्ट्रीय उद्यान, खेल अभ्यारण्य और आरक्षित वन क्षेत्रों के 25 किलोमीटर के भीतर समान रूप से खनन कार्यों और उद्योगों पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी अधिसूचना के कारण गुजरात में कुछ खनन उद्योग स्थिर हो सकते हैं। तो देखिए पहला आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या दिया गया था, डिपार्टमेंट शुड बी आस्क्ड टू इमीडिएटली विथड्रॉ द नोटिफिकेशन।
विभाग को तुरंत अधिसूचना वापस लेने को कहा जाए। दूसरा, द गवर्नमेंट शुड मेक एफर्ट टू शिफ्ट द पार्क्स, सेंचुरीज एंड रिजर्व फॉरेस्ट टू अदर नॉन माइनिंग एरियाज। सरकार को पार्कों, अभ्यारण्यों और आरक्षित वनों को अन्य गैर खनन क्षेत्रों में स्थानांतरित करने का प्रयास करना चाहिए। अब ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही होगा? ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा कि डी सही होगा कि आपका ई सही आंसर होगा? तो देखिए यहां पर जो बात हो रही है, यहां पर जो सॉल्यूशन कहा गया वो किसको संरक्षित करने के लिए कहा गया? यहां पर इन्वायरमेंट मतलब नेचुरल इन्वायरमेंट को संरक्षित करने की बात की जा रही है। तो जब नेचुरल इन्वायरमेंट को संरक्षित करने की बात की, उसके लिए नोटिस निकाल दिया गया है। तो भाई जब नेचुरल इन्वायरमेंट को सुरक्षित करने की बात है तो फिर नोटिस को वापस नहीं लिया जा सकता, फिर नोटिस को वापस नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यहां पर नेचुरल इन्वायरमेंट को सुरक्षित करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, नेचुरल इन्वायरमेंट को सुरक्षित करना ज्यादा जरूरी है, इसलिए नोटिस वापस नहीं ले सकते। ठीक है, तो पहला तो आपका जो है लेने को कहा जाए ये गलत है, सॉरी सही नहीं है, गलत है, क्योंकि जो है नेचुरल इन्वायरमेंट को सुरक्षित करने की जहां बात आती है वहां पे बिल्कुल उसको करना चाहिए। इसलिए जो है जो नोटिस दिया गया है उसको वापस लेना चाहिए, ये बिल्कुल गलत सोल्यूशन है। दूसरा कह रहा है कि द गवर्नमेंट शुड मेक एफर्ट टू शिफ्ट द पार्क, सेंचुरीज एंड रिजर्व फॉरेस्ट टू अदर नॉन माइनिंग एरियाज। अब एक चीज बताइए कि पार्क, अभ्यारण्य और सेंचुरीज को जो है शिफ्ट करना जो है, पहले तो शिफ्ट नहीं हो सकते क्योंकि इनका एक एरिया होता है, इनका एक ये हर एरिया में नहीं बनाए जा सकते। कुछ ऐसे एरियाज को यहाँ पे बताया था कि हाँ भाई यहाँ पे ऐसे इन्वायरमेंट को विकसित किया जा सकता है, ये इन्वायरमेंट अपने आप विकसित हो रहे हैं क्योंकि वो नेचुरल है, वो हमारे आपके द्वारा बनाया नहीं गया, वो नेचुरल है, इसलिए इनको शिफ्ट करना भी बिल्कुल जो है पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो है चाहे वो आपका अभ्यारण्य हो, चाहे वो पार्क हो, चाहे वो जो है सेंचुरीज हो, इनको बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं किया जा सकता दूसरी जगह पर। तो दूसरे दोनों के दोनों सोल्यूशन सही नहीं है, तो आंसर डी आपका सही आंसर होगा। इफ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, यदि ना तो पहला ना दूसरा अनुसरण करता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं क्या होगा। अब देखिए यहां पर प्रॉब्लम दी गई है कि देयर have been many instances of derailment of trains due to landslide in the hilly areas which casual loss of many lives। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन के कारण ट्रेनों के पटरी से उतर जाने के कई उदाहरण सामने आए हैं जिससे कई लोगों की जान चली गई। अब देखिए पहला सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि द रेलवे अथॉरिटी शुड अरेंज टू डिप्लॉय पायलट इंजन्स before the movement of passenger trains in the hilly areas to alert the trains in case of any landslide। रेलवे प्राधिकरण पहाड़ी क्षेत्रों में यात्री ट्रेनों के चलने से पहले पायलट इंजन तैनात करने की व्यवस्था करे ताकि किसी भूस्खलन की स्थिति में ट्रेनों को सतर्क किया जा सके। दूसरा है आपका यहां पर कि द रेलवे अथॉरिटी शुड स्ट्रेंथन द हिल स्लोप्स बाय पुटिंग आयरन मेसेस so that the loose boulders do not fall on the tracks। रेलवे प्राधिकरण को पहाड़ी ढलानों को लोहे की जाली लगाकर मजबूत करना चाहिए ताकि ढीले बोल्डर ट्रैक पर ना गिरे। तो देखो दोनों, अब यहां पर देखो जो पहला कह रहा है कि अब पहाड़ी क्षेत्रों में समस्या क्या है कि पहाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन के कारण ट्रेनों के पटरी से उतर जाने के कई उदाहरण सामने आए हैं जिससे लोगों की जान चली गई। लोगों की जान चली गई मतलब वो कैसी ट्रेनें थी? पैसेंजर ट्रेनें थी। तो पहला सॉल्यूशन तो बिल्कुल सही है भाई कि यहां पर जो है रेलवे प्राधिकरण पहाड़ी क्षेत्रों में यात्री ट्रेनों के चलने से पहले पायलट इंजन तैनात करने की व्यवस्था करे ताकि किसी भी भूस्खलन की स्थिति में ट्रेनों को सतर्क किया जा सके। आजकल आपके पास एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है और बिल्कुल आप कर सकते हैं कि भाई एक आपने पायलट इंजन पहले से तैनात कर रखा है, यदि कहीं भी आपको लगता है कि यहाँ पे लैंडस्लाइड होने वाली है तो आप पहले से इन्फॉर्म कर सकते हैं कि भाई ट्रेन को रोक दीजिए क्योंकि लैंडस्लाइड होने वाली है, इसलिए जो है यहाँ पे खतरा ज्यादा है। तो पहला जो है वो अपने आप में बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि द रेलवे अथॉरिटी शुड स्ट्रेंथन द हिल स्लोप बाई पुटिंग आयरन मेसेस सो दैट द लूज बोल्डर्स डू नॉट फॉल ऑन द ट्रैक। ये भी बिल्कुल सही बात है कि आप वहां पे जो है जाली लगा दीजिए।
आप वहां पर जो है मजबूत करना चाहिए, किसको, लोहे की जाली लगा करके मजबूत कर दीजिए, ताकि जो वहां पर जो ढीले बोल्डर्स हैं वो ट्रैक पर आकर ना गिरे और जिससे कोई भी नुकसान ना हो। ठीक है, तो ये भी सोल्यूशन बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों सोल्यूशन अपनी जगह सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है कि भाई या तो आप ट्रेनों को सतर्क करने के लिए वहां पे पायलट इंजन जो है कर दीजिए, या तो फिर आप वहां पर जो है लोहे की जालियां लगा दीजिए, ताकि जो ढीले बोल्डर्स हैं वो ट्रैक पे आके नहीं गिरे। ट्रैक पे आके गिरेंगे नहीं तो वहां पे कोई खतरा, कोई एक्सीडेंट होगा नहीं। तो दोनों के दोनों सोल्यूशन अपनी अपनी जगह सही है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला या दूसरा। ठीक है ना, या तो आप लोहे की जाली लगा दीजिए वहां पर तो समस्या नहीं आएगी, और या तो फिर वहां पे जो है आप पायलट इंजन जो है तैनात कर दीजिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इफ आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, यदि या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। अगली प्रॉब्लम आपको दी गई कि फुटपाथ ऑफ ए बिजी रोड, ठीक है ना, आर क्राउडेड विथ वेंडर्स सेलिंग चीप आइटम्स। एक व्यस्त सड़क के फुटपाथ सस्ते सामान बेचने वाले विक्रेताओं से भरे हुए हैं। भाई व्यस्त सड़क है, बहुत ज्यादा क्राउडेड सड़क है, क्राउडेड रोड है, क्राउडेड फुटपाथ है आपका, और वो जो है सस्ते सामान बेचने वाले विक्रेताओं से भरे हुए हैं। तो पहला सलूशन क्या कह रहा है कि द हेल्प ऑफ पुलिस शुड बी सॉट टू ड्राइव देम अवे, उन्हें भगाने के लिए पुलिस की मदद लेनी चाहिए। दूसरा क्या है कि सम स्पेस शुड बी प्रोवाइडेड टू देम वेयर दे कैन अर्न देयर ब्रेड विदाउट ब्लॉकिंग फुटपाथ, उन्हें कुछ जगह प्रदान की जानी चाहिए जहां वे फुटपाथों को अवरुद्ध किए बिना अपनी रोटी कमा सकें। अब आप मुझे बताएं कि ए बी सी डी ई में कौन सा सही आंसर होगा। तो यहां पे अगर हम पहले की बात करते हैं, अब देखो क्राउडेड फुटपाथ है, फुटपाथ कैसा है, फुटपाथ ऑफ ए बिजी रोड एंड क्राउडेड विथ वेंडर्स सेलिंग चीप आइटम्स, एक व्यस्त सड़क के फुटपाथ। अब भाई जब व्यस्त सड़क है, एक क्राउडेड वहां पर है, बहुत ज्यादा बिजी है, तो वहां पर जो है वेंडर्स के कारण दिक्कत होती है, लोगों को प्रॉब्लम होती है। इसलिए पहला तो सोल्यूशन बिल्कुल सही है कि उन्हें भगाने के लिए पुलिस की सहायता लेनी चाहिए, पुलिस को बुलाना चाहिए कि इनको भाई यहां से हटा दीजिए। लेकिन यह भी बात सही है कि उन्हें कुछ ऐसी जगह प्रोवाइड करानी चाहिए जहां पर वह अपने सामान को बेच सकें और अपनी रोजी रोटी कमा सकें। भाई उनको ऐसी जगह बता दीजिए कि आप यहां पे खड़े हो जाकर, आपके लिए जगह निर्धारित की गई है, यहां पर जाके आप खड़े होइए, फुटपाथ में मत खड़े होइए। तो उनके लिए जगह भी प्रोवाइड कराना हमारा काम है कि ताकि वो भी अपनी रोजी रोटी कमा सकें। तो पहली और दूसरी दोनों सोल्यूशन आपके सही हैं, पहली और दूसरी दोनों कार्यवाही आपकी सही है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, बोथ, इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, यदि पहली और दूसरी दोनों अनुसरण करते हैं तो आंसर हो जाएगा आपका जो है ई बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं क्या होगा। अब देखिए प्रॉब्लम है यहां पे आपके सामने कि अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव फेल्ड इन द फाइनल हाई स्कूल एग्जामिनेशन ड्यू टू फॉल्टी क्वेश्चंस इन वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। एक विषय में दोषपूर्ण प्रश्नों के कारण बहुत बड़ी संख्या में छात्र अंतिम हाई स्कूल परीक्षा में अवतीर्ण हो गए। अंतिम नहीं, यहां पे कह सकते हैं फाइनल, ठीक है ना, फाइनल मतलब हो गया जो अंतिम या फाइनल यहां पे लगा दीजिए, ठीक है ना, फाइनल हाई स्कूल परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। तो अब पहला सॉल्यूशन क्या है कि ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव फेल्ड इन द सब्जेक्ट शुड बी अलाउड टू टेक सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले सभी छात्रों को पूरक परीक्षा देने की अनुमति दी जानी चाहिए, बिल्कुल दी जानी चाहिए। भाई उनके करियर का सवाल है, वो अगर नहीं दी जाएगी तो वो जो है उनका एक साल पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा, जो कि उनके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ठीक है ना। भाई 1 ईयर बहुत बड़ी बात है कि उनका बर्बाद हो जाए, इसलिए उनको बिल्कुल सप्लीमेंट्री एग्जाम देने की परमिशन देनी चाहिए, ठीक है ना, अनुमति दी जानी चाहिए। पहला तो आपका बिल्कुल सही है कि सभी को जो है भाई बोलो कि आप सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन दे लीजिए और आप उसमें पास हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। दूसरा क्या है कि ऑल दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरर शुड बी सस्पेंडेड एंड एन इंक्वायरी शुड बी इनिशिएटेड टू फाइंड आउट द फैक्ट। त्रुटि के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को निलंबित किया जाना चाहिए और तथ्यों का पता लगाने के लिए जांच शुरू की जानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है,
भाई एक छोटी सी एक आपकी गलती के कारण किसी का पूरा एक साल बर्बाद हो जाएगा। ये गलती छोटी गलती नहीं है, इस गलती पे आपको जो है एक्शन लेना चाहिए, उनको सस्पेंड करके जो है उनके खिलाफ जांच बैठानी चाहिए कि ऐसा आपसे कैसे हो गया। क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में छात्र फेल हो गए, कोई एक दो छात्र नहीं फेल हुआ, बहुत बड़ी संख्या में छात्र फेल हुए हैं। इसलिए दूसरा भी आपका जो है बिल्कुल सही है, दूसरा सलूशन भी सही है। तो दोनों के दोनों सलूशन सही हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ई जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, यदि पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर बताएं क्या होगा। अब देखिए यहां पे प्रॉब्लम आपके सामने दी गई है कि इट इज नेसेसरी टू अडॉप्ट सुटेबल measures to prevent repetition of bad debts by learning the past experiences of mounting non-performing assets of bank। बैंकों की बढ़ती गैर निष्पादित आस्तियों के पिछले अनुभवों को सीखकर खराब ऋणों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपयुक्त उपाय अपनाना आवश्यक है। तो पहला सलूशन क्या है कि बिफोर ग्रांटिंग लोन टू कस्टमर्स their eligibility for loan should be evaluated strictly। ग्राहकों को ऋण देने से पहले ऋण के लिए उनकी पात्रता का कड़ाई से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। दूसरा है कि टू इंसेवर द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स ऑफ लोन द वर्क फॉर विच लोन वाज ग्रांटेड शुड बी सुपरवाइज्ड मिनटली ऑन रेगुलर बेसिस। कि ऋण की किस्तों को भुगतान सुनिश्चित करने के लिए जिस कार्य के लिए ऋण दिया गया उसकी नियमित रूप से बारीकी से निगरानी की जाए। अब आप मुझे बताएं कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो यहां पर देखिए बैंकों की बढ़ती गैर निष्पादित आस्तियों के पिछले अनुभवों को सीखकर खराब ऋणों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपयुक्त उपाय अपनाना आवश्यक है। तो बिल्कुल सही बात है, पहला उपाय भी अपनाना आवश्यक है कि ऋण देने से पहले ऋण के लिए उनकी पात्रता का कड़ाई से मूल्यांकन करें कि भाई ऋण तो हम आज इसको दे रहे हैं लेकिन क्या ये वापस कर पाएगा, क्या इसके पास जो है जिस चीज के लिए इतना ऋण दे रहे हैं वो है इसके पास। से मान लीजिए आपने किसी को जमीन के लिए ऋण दे दिया, तो अब वहां पर आपने उसको ऋण तो दे दिया लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि उसके पास जमीन है भी कि नहीं। तो पहले आप उसका कड़ाई से मूल्यांकन कीजिए, क्योंकि गैर निष्पादित आस्तियां लगातार बढ़ रही हैं जिससे बैंक को बहुत बड़ा घाटा हो रहा है, बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। ठीक है ना? इसलिए पहला तो बिल्कुल सही है कि कड़ाई से मूल्यांकन किया जाना चाहिए उसकी पात्रता का कि भाई हाँ ये लोन लेने के काबिल है भी कि नहीं, जितना लोन ये मांग रहा है उतना लोन इसको हम दे सकते हैं कि नहीं। ठीक है, इसलिए पहला जो आपका सोल्यूशन है बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहे हैं कि टू इंसेवर द पेमेंट टू इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन द वर्क फॉर विच लोन वाज ग्रांटेड शुड बी सुपरवाइज्ड मिनटली ऑन रेगुलर बेसिस। ऋण की किस्तों का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए जिस कार्य के लिए ऋण दिया गया है उसकी नियमित रूप से बारीकी से निगरानी की जाए। बिल्कुल सही बात है कि भाई आप लोन लेके चले गए, ऐसा तो नहीं आप घर में जाके बैठ गए, आप काम को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे ताकि आप ऋण को रेगुलर भर पाएं। तो समय समय पर उससे पूछताछ होती जानी चाहिए कि हाँ भाई आप देखते जाएं कि हाँ कार्य उसका चल रहा है, वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ऐसा तो नहीं कि आपने लोन दे दिया, वो घर में जाके बैठ गया, अब पता चला जब लोन की किस्त चुकाने की बात आई, इंस्टॉलमेंट भरने की बात है, तो उसने कहा मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो इसलिए जो है आपको समय समय पर उसकी निगरानी करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, ताकि वो इंस्टॉलमेंट आपकी भर पाए। क्लियर? तो दोनों के दोनों आपके सोल्यूशन बिल्कुल सही हैं, पहला भी और दूसरा भी। तो यहां पे आंसर हो जाएगा ई, इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, यदि पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।